हेलो एंड वेलकम टू इंडियस डीएनए। अपनी एसएससी जेई 2022 की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को लेकर एक छोटी सी सीरीज चल रही है, जिसका एक वीडियो अपना ऑलरेडी आ चुका है, जिसके अंदर मैंने बात करी थी कि एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर्स में किस तरीके से पेपर के पैटर्न में जो है समय समय पर बदलाव होते रहे और उन बदलाव की वजह से कट ऑफ्स पे जो है किस तरीके का प्रभाव पड़ा है। और जब से पेपर ऑनलाइन टीसीएस ने लेना स्टार्ट किया उसके बाद में जो है किस तरीके का पेपर आप लोगों का बन रहा है, उसके साथ ही बहुत सारे डेटा को लेकर, बहुत सारे ग्राफ्स को लेकर मैंने एनालिसिस किया था, कट ऑफ्स का, नंबर ऑफ सीट्स का, और उसके बाद में लास्ट में अपन ने कंक्लूजन निकाला था कि अगर आपको सीपीडब्ल्यूडी चाहिए तो लगभग कितना स्कोर टारगेट करना चाहिए और किस तरीके से टारगेट करना चाहिए, और जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है वो कहाँ से लगाने चाहिए और कितने साल तक के लगाने चाहिए। तो इस तरीके की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव और मोटिवेशनल बातें अपन ने पिछले वीडियो में करी थी। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और स्टार्ट करते हैं अपन आज का जो है सेकंड वीडियो इस सीरीज का। आज अपन लोग बात करने वाले हैं जनरल स्टडीज एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वाला जो अपना पोर्शन है, जो 100 नंबर का यहाँ पे आता है, अपने 50% वेटेज इसका पेपर के अंदर रहता है, उसको किस तरीके से टारगेट करना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। आज के वीडियो में मेनली मैं जो 4 पॉइंट्स को लेकर जो है डिटेल में डिस्कशन करूंगा। पहला पॉइंट अपना रहेगा सिलेबस का, ठीक है, कि एसएससी जेईई ने अपने को क्या सिलेबस दिया है। उसके बाद में रहेगा वेटेज, ईच एंड इंडिविजुअल सब्जेक्ट का वेटेज कितना रहा है 2017, 18, 19 और 20। ठीक है, ये 4 ही साल का वेटेज इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इन्हीं 4 सालों में जो है एग्जाम टीसीएस ने ऑनलाइन करवाया। उससे पहले ऑफलाइन पेपर होता था और ऑफलाइन पेपर के अंदर जो है वेटेज बिल्कुल डिफरेंट था और ऑनलाइन में बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो जो अब पेपर अभी ऑनलाइन होने वाला है इसलिए अपन ऑनलाइन का ही देखेंगे, ऑफलाइन से अपने को कोई लेना देना नहीं है और उसके वेटेज के हिसाब से आपको चलना भी नहीं है। ठीक है, इसीलिए अपन 4 साल का एनालिसिस करेंगे। उसके बाद में देखो तीसरा जो पॉइंट है, डिटेल इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ ईच सब्जेक्ट। ठीक है, देखो एसएससी ने जो सिलेबस दिया ना उसके अंदर सब्जेक्ट के ओनली नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, ये पता नहीं चलता कि आपको कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या पॉइंट पढ़ने हैं। तो मैंने क्या किया है कि प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके हिसाब से एक सिलेबस डिजाइन किया, पॉइंट्स लिखे हैं और उनमें से भी कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो रिपीटेटिवली पूछे जा रहे हैं। तो इस तरीके से अपन लोग क्या करेंगे, इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे पूरे सिलेबस का। और उसके बाद में लास्ट में जो मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल है थ्योरी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उनका थोड़ा सा रिव्यू करेंगे कि उनमें से कौन सी आपके लिए बेस्ट रहेगी। आपके पास में जो 2-2.5 महीने का भी वक्त बचा हुआ है उसके अंदर आपके लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी। तो इस तरीके का अपना पूरा जो वीडियो होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कशन। देखो पहला पॉइंट है अपना सिलेबस। तो ये जो मैंने सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ है ये एग्जैक्टली एसएससी जेईई ने दिया है। ठीक है, उसी को कॉपी पेस्ट करके लिखा हुआ है और इससे कितनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आती है वो देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वाले पोर्शन की। देखो रीजनिंग वाले पोर्शन में एक चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि जब से पेपर ऑनलाइन हुए हैं तब से आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस का लेवल बहुत बढ़ गया है। ठीक है, जब आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर लगाओगे तो आप लोग पाओगे कि जो ऑफलाइन पेपर में रीजनिंग पूछी जाती थी उसके अंदर आप 30 से 35 मिनट के अंदर जो है 40 से 45 का स्कोर आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, ऑफलाइन पेपर की जो रीजनिंग थी बहुत ही ईजी पूछी जाती थी, लेकिन जैसे 2016 के बाद के पेपर लगाना स्टार्ट करोगे तो आप लोग पाओगे कि 30 मिनट के अंदर जो है आपके 30 से 35 ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, ये बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल फ्रेशर्स है, जिन्होंने रीजनिंग की कोई विशेष प्रैक्टिस नहीं करी है। तो इतना जो है क्वेश्चंस का लेवल यहाँ पे बढ़ गया है। ठीक है, देखो ऐसा नहीं है कि आप जो रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। अभी जो ऑनलाइन पेपर में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन आप सारे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन टाइम आप लोगों को ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही मेन चीज़ है कि रीजनिंग के जो क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया। अब आप लोगों को रीजनिंग पे किस तरीके से स्मार्ट तरीके से थोड़ी मेहनत करनी है ताकि आप लोगों को कम टाइम में ज़्यादा स्कोर हो पाए। देखो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो जो पेपर लगाने हैं ना प्रीवियस ईयर्स के, वो 2016 से लेके 2020 के लगाने हैं। ठीक है, ये इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों को 2015 से पहले के पेपर लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉजिकल आप एक चीज़ सोचो कि क्वेश्चन तो वही पूछे जा रहे हैं, सिर्फ लेवल बढ़ाया ना। तो 2016 से 20 के लगा लोगे तो इससे पहले के तो अपने आप ही हो जाने हैं। ठीक है, तो उनमें जितनी मेहनत करो उससे बढ़िया तो आप सीजीएल के जो है 2016 के बाद के पेपर लगाओ जो टीसीएस ले रहा है। ठीक है, तो इसलिए 2015 से पेपर पहले का जो पेपर है ना उसको तो टच ही नहीं करना रीजनिंग का। 2016 से स्टार्ट करो, 2020 तक के लगाओ और उसके बाद में सीजीएल के लगाओ। दूसरी चीज़ जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, फ्रेशर्स को ध्यान रखना है कि आप टेक्निकल में क्या करते हो, टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन लगाते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना कि आप एनालॉजीज उठा लिया और उसके बाद में एनालॉजीज के पूरे प्रीवियस ईयर्स के पेपर लगा रहे हो। ऐसा करोगे तो आप लोगों को पता ही नहीं लगेगा कि आपका जो है टाइम कितना जा रहा है। आप लोगों को क्या करना है, पूरा पेपर उठाना। जैसे 2016 का पेपर उठाया आप लोगों ने एसएससी जेईई का, और उसके बाद में पूरे 50 क्वेश्चन एक साथ लगा डालने हैं। ठीक है, और साथ में आप लोगों को टाइम भी नोट करना है। ठीक है, टाइमर लगा के सॉल्व करना है कि आपका कितना टाइम आ रहा है, और बस उस टाइम को कम करके आपको 30 से 35 मिनट लाना है। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में आप लोगों का मान लो 50 मिनट का टाइम आ रहा है,
अब इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते 30 से 35 मिनट में ले आना। 30 से 35 मिनट में आपके 50 क्वेश्चन सोल्व हो जाने चाहिए। अगर ये टाइम ज़्यादा हुआ ना 30 से 35 मिनट से, तो आपका जो टेक्निकल का जो लेंथी पेपर आजकल पूछा जा रहा है वो छूट जाएगा, न्यूमेरिकल्स वगैरह छूट जाएंगे, पूरा पेपर सही तरीके से अटेम्प्ट नहीं होएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। भले ही क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा लेकिन कट ऑफ कम नहीं हुए, इसलिए आप लोगों को ये टाइम पे प्रैक्टिस करनी ही करनी है। ठीक है, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है रीजनिंग में। प्रीवियस ईयर्स के पेपर लगाओ और टाइम को कम कर दो बस। ठीक है, कोई नए क्वेश्चन आप लोगों से नहीं पूछे जा रहे। अब थोड़ा सा सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखो, सिलेबस में आपके वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों टाइप की रीजनिंग है। पहली बात तो ये, इसका मतलब ये हुआ कि रीजनिंग की कोई भी बुक उठा लेना, उसमें जो भी रीजनिंग होगी पूरी आपके सिलेबस में है। ठीक है, चाहे वो CGL की हो चाहे CHSL की हो, सबकी सेम ही है। ठीक है, सबका सिलेबस सेम ही है। और जो आप लोगों को विशेष प्रैक्टिस करनी है ना, उन टॉपिक्स को मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है। ठीक है, देखो जो क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा ना, वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी में बढ़ा है। जैसे आपके जो डायग्राम वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे हिडन फिगर हो गया या फिर मिरर वाले हो गए, इन सब में कोई लेवल नहीं बढ़ा है। ये वैसे ही क्वेश्चन आते हैं, आप लोग देखते ही सोल्व कर दोगे। क्वेश्चन का लेवल कहाँ बढ़ा है? जैसे नंबर सीरीज हो गई, अब नंबर सीरीज में तो लेवल कितना भी बढ़ा सकता है अगला। तो यहाँ पे इन जो मैंने अंडरलाइन करी है ना, इन टॉपिक्स पे विशेष ध्यान देना है। एक तो नंबर सीरीज को आप लोगों को प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इस पर बहुत मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि इसके बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन तो सिर्फ नंबर सीरीज के होंगे। उसके बाद में जो एनालॉजीज के क्वेश्चन होते हैं ना, उन पे भी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपके IQ पे डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। क्वेश्चन आप सारे सोल्व कर दोगे, लेकिन एनालॉजीज के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो टाइम टेकिंग होते हैं थोड़े से। उसके बाद में देखो, एक जो है जजमेंट और डिसीजन मेकिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो एसएससी ने थोड़े से लेंथी कर दिए। जैसे पहले 2 स्टेटमेंट देता था, जैसे 2 आपके स्टेटमेंट दिए और उसके नीचे 2 निष्कर्ष लिखे होंगे। ठीक है, लेकिन अब वो है 3-3, 4-4 कर दिए। तो यहाँ पे जो है अब आप बैठ के सोचने लग जाओगे ना कि ये स्टेटमेंट है, फिर इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है, तो आपको टाइम बहुत लगेगा और क्वेश्चन गलत भी हो जाएगा। उससे अच्छा ये है कि यूट्यूब पे सीधा सर्च करो और वो टॉपिक पढ़ लो, वहाँ पे आप लोगों को ट्रिक्स मिल जाएगी और ट्रिक्स पे मेहनत करो। ठीक है, जजमेंट और डिसीजन वाले पे ट्रिक्स पे मेहनत आप लोगों को करनी है, क्योंकि इनके 5-6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे 3-4 टॉपिक के अंदर अंडरलाइन करिए ना, इन पे सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है। इनको आप यूट्यूब से देख के और प्रॉपर प्रैक्टिस कर लो, और बाकी सारे जितने भी टॉपिक आपके रीजनिंग के अंदर है ना, उनमें कोई विशेष मेहनत करने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एक तो एनालॉजीज, एक जजमेंट, डिसीजन और नंबर सीरीज, ये 3 टॉपिक आप लोगों को यूट्यूब से देखने हैं, बाकी प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने। ठीक है, तो ये सारा आपका रीजनिंग का सिलेबस है। सिलेबस देख के आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा, आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगाओगे, अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपके कौन कौन से टॉपिक जो है सिलेबस के अंदर है रीजनिंग के अंदर। ठीक है, तो ये बात हो गई। रीजनिंग में आप लोगों का जो मेन टास्क है वो है कि आपको टाइम कम करना है। अब अपन बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस के सिलेबस के बारे में। ठीक है, देखो जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस लिखा ना, उसके अंदर आप लोगों को ओनली सब्जेक्ट के नाम देखने को मिलेंगे। ठीक है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, ये इन लोगों ने नहीं लिखा। ठीक है, देखो कौन कौन से सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ने हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया करंट इवेंट्स को। ठीक है, करंट अफेयर्स आप लोगों को पढ़ने हैं, इंडिया और वर्ल्ड दोनों के, क्योंकि यहाँ पे देखो क्लियरली लिखा है इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, इंडिया और वर्ल्ड दोनों के करंट अफेयर्स आप लोगों को पढ़ने हैं। उसके बाद में देखो आपके सिलेबस में है इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, इंडियन ज्योग्राफी और उसके साथ में वर्ल्ड की ज्योग्राफी भी है। उसके बाद में इकोनॉमिक्स है, उसके बाद में पॉलिटी है, फिर साइंटिफिक रिसर्च है और साइंस है। साइंस के अंदर आपके बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों है। ठीक है, और कंप्यूटर भी है। तो ये कंप्यूटर का नाम यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन 2-3 क्वेश्चन उसके भी पूछ लिए जाते हैं। आजकल तो वैसे कम कर दिया, आजकल तो 1-2 क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं, ऑफलाइन पेपर में 2-3 पूछे जाते थे। तो एक तरीके से देखा जाए तो जीएस आप लोगों के पूरा करंट अफेयर्स और उसके साथ में साइंस और फिर उसके बाद में पूरा जीएस आप लोगों को आ जाता है। एक यहाँ पे मैंने अंडरलाइन करी है ये वाली लाइन, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, डू नॉट रिक्वायर ए स्पेशल स्टडी ऑफ एनी डिसिप्लिन। ये वाली बात लागू होती थी जब पेपर ऑफलाइन थे, अब लागू नहीं होती। इसका मतलब ये इन्होंने लिखा है कि इनमें से किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप लोगों को कोई विशेष तैयारी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग खुद पेपर प्रैक्टिस करके देना। अगर आप लोगों ने जीएस बिल्कुल भी नहीं पढ़ाना इंडिया का, तो आप लोग पाओगे आप 10 से ज़्यादा नंबर नहीं ला पाओगे, ईमानदारी से पेपर सॉल्व करोगे तो। ठीक है, तुक्के लग जाए वो बात एक अलग है। और अगर आप लोग पढ़ के जाओगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 का स्कोर यहाँ पे कर सकते हो जीएस के अंदर। मैं ऐसे भी नहीं बोल रहा कि आप 40 नंबर ले आओगे रीजनिंग की तरह, ये यहाँ पे लिमिट्स है भाई कुछ इनकी। ठीक है, इससे ज़्यादा आप जीएस में स्कोर नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा स्कोर करने के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरी है। तो आप ये मान के चलो कि अपना टारगेट है कि 25 से 30 नंबर आने चाहिए, और अभी जो आपका स्कोर आएगा बिना पढ़े वो 10 के आसपास आएगा। तो ये यहाँ पे 15 से 20 नंबर आप लोगों को बढ़ाने, किस तरीके से बढ़ाने उसकी अपन डिटेल में बात करेंगे जब जनरल अवेयरनेस का सिलेबस अपन डिटेल के अंदर पूरा इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे।
तो यहाँ पे एक कमी आप लोगों को सिलेबस में दिखेगी कि सब्जेक्ट का नाम तो लिख दिया, लेकिन सब्जेक्ट में क्या पढ़ना ये नहीं बताया, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, वो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए तैयार करी है, वो आगे अपन बात करेंगे। ठीक है, अभी तो इतना ध्यान रखो कि जनरल अवेयरनेस का सिलेबस बहुत बड़ा है, उसके अंदर सब कुछ आप लोगों से पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखो वेटेज की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में जो है क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से कितने कितने पूछे गए। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है 2017, 18, 19 और 20। ठीक है, ये 4 ही साल का वेटेज ही मैंने यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि 2017 से जो पेपर पहले हुए ना, उनके अंदर आप लोग एक चीज़ पाओगे, सब्जेक्ट तो सारे यही है, पेपर भी इस तरीके का ही होता था, लेकिन वेटेज में बहुत डिफरेंस था। वहाँ पे करंट अफेयर जो है ना कम पूछे जाते थे, पॉलिटी वगैरह ज़्यादा पूछी जाती थी, लेकिन जैसे ही पेपर ऑनलाइन हुआ ना, करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ गया, पॉलिटी वगैरह कम हो गई है। तो पुराने पेपर से कोई लेना देना नहीं है आप लोगों को, क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करने हैं, लेकिन वेटेज जो है नया वाला ध्यान रखना भाई। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखना आप लोग जब भी इसका एनालिसिस करो। और देखो ब्रैकेट में मैंने यहाँ पे 5, 3 ये सब लिखा ना, इसका मतलब ये है कि 2017 में 5 पेपर हुए थे टोटल, 5 शिफ्ट में, कुछ सिविल के थे, कुछ मैकेनिकल के थे, कुछ इलेक्ट्रिकल के थे। ठीक है, और सब में जीएस सेम ही होता है, इसलिए सबका एवरेज मैंने यहाँ पे लिया है। अब देखो यहाँ पे रेड कलर में कुछ सब्जेक्ट लिखे, कुछ ग्रीन में लिखे और कुछ ब्लैक में लिखे। देखो रेड कलर वाले पे तो बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि इनके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और इनमें कोई ज़्यादा वेरिएशन भी नहीं आ रहा, मतलब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे ही, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, ग्रीन वाले हैं उनको भी पढ़ना है, और जो ब्लैक और येलो, ये ब्लैक और ब्लू में लिखे हैं, उन पे आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये इन कलर का मतलब है। ठीक है, अब देखो करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2017 की बात करें तो 10 क्वेश्चन पूछे गए, 18 में फिर 13 पूछे, 19 में 14 पूछे और 20 में 15 क्वेश्चन पूछे। तो आप चारों का एवरेज लगाते हो तो लगभग 13 क्वेश्चन का आता है। तो एक चीज़ नोटिस करो, देखो 10 फिर 13 फिर 14 15 कंटिन्यूसली करंट अफेयर जो बढ़े जा रहे हैं भाई। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि एक पेपर के बेसिस बोल रहा हूँ, 5 पेपर का एनालिसिस करने के बाद रिविज इनका जो एवरेज निकाल के यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ पता लग गई कि करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको यहाँ पे स्कोर करना है तो, और करंट अफेयर्स में आराम से स्कोर कर भी सकते हो। अब बात आती है सर करंट अफेयर्स कितने पढ़ने हैं। कम से कम आप लोगों को जो है एग्ज़ाम के 7 दिन पहले तक के, और जो है स्टार्ट करने कहाँ से, लगभग 1 साल के। ठीक है, 1 साल से लेकर एग्जाम के 7 दिन पहले तक के पढ़ने, ऐसे नहीं 1 महीने पहले छोड़ दो, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि जब आपका एग्जाम हो उससे 3-4 दिन पहले का भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। जो भी बुक खरीदो ना उसमें ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जब आप पढ़ना स्टार्ट करो उसके बाद में एग्जाम आए उससे पहले तक का 1-1.5 महीने का जो आपका बचा हुआ हो वो भी आप लोगों को पढ़ के जाना है। ठीक है, यूट्यूब से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, वो अपन बाद में बात करेंगे। तो करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ही ज़्यादा है। उसके बाद देखो ज्योग्राफी में आपके इंडियन और वर्ल्ड दोनों ज्योग्राफी है, कौन कौन से टॉपिक्स है वो अपन बात करेंगे बाद में। लेकिन देखो पहले 2017 में 7 क्वेश्चन पूछे गए, फिर 18 में एवरेज आया 9 का, फिर 19 में भी 9 का आया और फिर 20 में भी 11 का आया। तो यहाँ पे भी जो करंट अफेयर्स वाली बात लागू हो रही है, देखो कंटिन्यूसली वेटेज बढ़े जा रहा है और एवरेज निकालते हो तो 9 का एवरेज आता है। ठीक है, तो ज्योग्राफी में भी ये बात लागू हो रही है, इसलिए सबका सेम कलर है भाई। अब आप लोगों को समझ में आया ना कि देखो ये 3 जो सब्जेक्ट है ना ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इनका वेटेज कंटिन्यूसली बढ़ रहा है आप लोगों के। ठीक है, तो इन पे आप लोगों को रिस्क लेना ही नहीं है। फिर बायोलॉजी की बात कर लेते हैं। बायोलॉजी में पहले 8 पूछे गए, फिर 7, फिर 7, फिर 5। तो बायोलॉजी में थोड़ा सा चेंज आया है, लेकिन बायोलॉजी भी अकेली बायोलॉजी में से 8-7 क्वेश्चन पूछे जा रहे काफ़ी है। ठीक है, तो 6 से 7 क्वेश्चन आप लोगों के बायोलॉजी में पूछे जाएंगे। उसके बाद देखो पॉलिटी में जो है कंसिस्टेंसी रहती है, इसमें कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता। पॉलिटी और हिस्ट्री में 5-5 के आसपास लगे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई विशेष चेंज नहीं आता, कभी 5 पूछ लिए कभी 6 पूछ लिए, इससे कम ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। केमिस्ट्री के अंदर आपसे 3 से 4 क्वेश्चन का एवरेज रहेगा और फिजिक्स में भी 3 से 4 क्वेश्चन का एवरेज रहेगा। उसके बाद इकोनॉमिक्स, देखो इकोनॉमिक्स ऑफलाइन पेपर में बहुत पूछी जाती थी, लेकिन जैसे पेपर ऑनलाइन हुआ क्वेश्चन कम कर दिए, 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी तो नहीं भी पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में कंप्यूटर और कुछ अदर टॉपिक्स होते हैं, उनसे 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो मैं सजेस्ट करूंगा इकोनॉमिक्स आपको पढ़ने की कोई ज़रूरी नहीं है, 2-3 टॉपिक है जो मैं बता दूंगा उनको थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, बाकी इकोनॉमिक्स पर मेहनत करने की कोई ज़रूरी नहीं है, कंप्यूटर पर मेहनत करने की बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपकी किस्मत होगी तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं तो 1-2 क्वेश्चन छोड़ देना। ठीक है, मैंने पहले बताया 25 से 30 का स्कोर आप लोगों को करना है, ऐसा नहीं 50 लाने अपने को। ठीक है, उसके बाद देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री को स्टार्टिंग में आप लोगों को टच नहीं करना, टाइम मिले तो लास्ट में पढ़ लेना, क्या क्या पढ़ना वो मैं बाद में बता दूंगा आप लोगों को जब सिलेबस डिस्कस करूंगा।
आपको जो स्टार्टिंग में मेहनत करनी है, सबसे पहले करंट अफेयर्स को एक तो डेली पढ़ना है। उसके बाद में आपको सबसे पहले ज्योग्राफी से स्टार्ट करना है। सबसे पहले ज्योग्राफी पढ़नी है और उसके साथ में बायोलॉजी, दो सब्जेक्ट लेके चलो, ठीक है। करंट अफेयर्स को 1 घंटा डेली पढ़ो और ज्योग्राफी और बायोलॉजी को कम से कम 1.5 2 घंटा डेली पढ़ो। और पॉलिटी और हिस्ट्री तब पढ़ना जब आपकी ज्योग्राफी और बायोलॉजी खत्म हो जाए, ठीक है। क्योंकि देखो पॉलिटी आपको पढ़ने की जरूरत है, लेकिन पॉलिटी में सेलेक्टेड पढ़ने की जरूरत है, बिल्कुल पिन पॉइंटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पॉलिटी आप लास्ट में भी तैयार कर सकते हो। हिस्ट्री में भी आपको बिल्कुल सेलेक्टेड पढ़ने की जरूरत है, नहीं तो हिस्ट्री अकेली ऐसी है कि आपकी ज्योग्राफी बायोलॉजी दोनों खत्म हो जाएगी लेकिन हिस्ट्री खत्म नहीं होगी, ठीक है। तो हिस्ट्री में भी सेलेक्टेड पढ़ना है। तो आपको जो मेन मेहनत करनी है ना, वो इन ऊपर वाले 3 पे ही करनी है, करंट अफेयर, ज्योग्राफी और बायोलॉजी, ठीक है। ये बाद में अपन हैंडल कर लेंगे क्योंकि इनमें सेलेक्टेड पढ़ेंगे। तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है कि वेटेज के हिसाब से कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप लोगों को ये पीडीएफ है ना, मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा पूरी ऐसी की ऐसी, तो आप लोगों को कुछ भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेने की जरूरी नहीं है। अब देखो, अब अपन बात करते हैं डिटेल सिलेबस की, ठीक है। सिलेबस का जो प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, क्योंकि इन्होंने तो जो है सिलेबस दिया नहीं है, लेकिन मैंने ये जो सिलेबस बनाया ना, ये बनाया प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के बेसिस पे, ठीक है। जैसे कुछ चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट करी हुई आप लोगों को दिख रही है, इसका मतलब ये है कि इनसे रिपीटेटिवली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि जो बाकी टॉपिक लिखे गए हैं उनमें से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन कंपेरेटिवली कम क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया उस टॉपिक का मैंने सिंपली नाम यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसी तरीके से मैंने सिलेबस बनाया है। सबसे पहले अपन ज्योग्राफी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ज्योग्राफी के सिलेबस में क्या क्या है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो ज्योग्राफी के आपके 8 से 9 क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, जिनके अंदर 80% पोर्शन है, ठीक है। 80% जो पोर्शन होएगा वो आपका इंडियन ज्योग्राफी का होएगा और 20% जो पोर्शन होएगा वो होएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी का। दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 80% क्वेश्चन आपको इंडियन ज्योग्राफी से देखने को मिलेंगे और 20% जो क्वेश्चन होंगे वो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो करंट अफेयर से रिलेट करके ज्योग्राफी के होंगे, ठीक है। वो किस तरीके से होंगे वो एक एक टॉपिक्स अब जब अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे तब मैं बता दूंगा साथ साथ में, ठीक है। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ना है, ठीक है। जब आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हो तो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पहले पढ़ाई जाती है और उसके बाद में इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, लेकिन आपको थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखानी है, आपको इंडियन पहले पढ़नी है क्योंकि इंडियन का वेटेज ज़्यादा है, ठीक है। और आपके पास में टाइम कम है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप लास्ट में सेलेक्टेड पॉइंट्स को भी पढ़ सकते हो, ठीक है। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी पहले नहीं पढ़ोगे तो आपको इंडियन ज्योग्राफी समझ में नहीं आएगी। इंडियन ज्योग्राफी आराम से समझ में आएगी क्योंकि आप इंडिया के बारे में बचपन से सुनते आ रहे हो। तो जैसे ही कोई बात होगी आप आराम से जो है विजुअलाइज कर लोगे कि ये यहाँ पे बात हो रही है, इस लोकेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो मेनली बात इतनी सी है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी पहले पढ़ा देते हैं, तो किसी महाद्वीप की किसी कॉन्टिनेंट की बात हो रही है तो वहाँ पे आप रिलेट कर पाते हो, ठीक है। तो ऐसी दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। इसलिए आप लोग क्या करना, इंडियन ज्योग्राफी पहले स्टार्ट करना और इंडियन ज्योग्राफी में आपको क्या क्या पढ़ना उसके बारे में बात कर लेते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो पहला चैप्टर आपके है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का परिचय। देखो भारत का परिचय वाला जो चैप्टर ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे एक क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे समझ लो पेटेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लेकिन इसमें पढ़ना क्या और क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा वो समझो। देखो भारत का परिचय में सबसे पहले आपको जो है इंडिया की पोजीशन जो समझनी है ग्लोब के अंदर, कि ग्लोब के अंदर जो है इंडिया कहाँ पे है, जैसे नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर के अंदर आता है। उसके बाद में जैसे मान लो ये एक इंडिया का रफ सा नक्शा है, ठीक है। मैं बता देता हूँ किस तरीके से पढ़ना है। अब देखो इंडिया का नॉर्दर्न पॉइंट कहाँ पे है, फिर इसके बाद में साउथ में कहाँ पे है, ईस्ट में कहाँ पे है, वेस्ट में कहाँ है। इस तरीके से सारे पॉइंट की पोजीशन आपको अच्छे से समझनी है, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के साथ में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इंडिया की स्थिति के बारे में पूरा अच्छे से अध्ययन कर लेना है। और उसके बाद में आती है विस्तार की बात, ठीक है। विस्तार में आपके जो है इंडिया के पड़ोसी देश है, जैसे जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स है उनको बहुत ही अच्छे से पढ़ना भाई। वहाँ पे जो जो विवादित क्षेत्र है उन पे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया और चाइना का बॉर्डर है, तो इंडिया और चाइना का बॉर्डर हमेशा विवादित रहा है, इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर भी विवादित रहा है। तो यहाँ से करंट से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे मैंने अभी बताया ना 1 से 2 क्वेश्चन करंट से रिलेट करके पूछेंगे। कैसे पूछेंगे, जैसे आप लोगों को पता है कि अभी चाइना और इंडिया के बीच में स्टैंड ऑफ हुआ था गलवान वैली के अंदर, तो गलवान वैली से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि गलवान वैली कहाँ पे स्थित है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। या फिर ऐसे पूछ लेते हैं कि गलवान वैली जो इंसिडेंट हुआ था वो कौन से 2 देशों के बीच हुआ था, इंडिया और चाइना के बीच हुआ था या फिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था। तो करंट अफेयर से ज्योग्राफी रिलेट करके एक क्वेश्चन पूछा जाता है और वो क्वेश्चन भी लगभग यहीं से पूछा जाता है, भारत के परिचय वाले चैप्टर से। और अगर करंट अफेयर से रिलेट करके नहीं आएगा तो स्टैटिक जो जीके आप पढ़ते हो ज्योग्राफी का, उसमें से एक क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा। जैसे एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछना होगा तो इतना ही पूछ लेंगे कि कौन सा भारत का पड़ोसी देश है जो भारत के साथ में सबसे ज़्यादा लंबी सीमा शेयर करता है, जैसे बांग्लादेश है, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना वो यहाँ से पूछे जाते हैं। तो भारत का परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको अच्छे से पढ़ लेना है इसको, और एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाएगा, ठीक है।
उसके बाद में बात करते हैं कि भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है, ये एक बड़ा चैप्टर है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर आ जाते हैं, लेकिन उनमें कुछ सेलेक्टेड चैप्टर है जिनसे रिपीटेटिवली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको आपको अच्छे से पढ़ना है, बाकी सबको थोड़ा थोड़ा देख लेना है। देखो कौन कौन से चैप्टर है। पहला चैप्टर है पहाड़ एवं दर्रे, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है पहाड़ और दर्रों से। दर्रों से तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको दर्रे का नाम दे देगा और पूछ लेगा कि ये कहाँ पे स्थित है या फिर ये किन दो जगहों को जोड़ता आपस में। तो दर्रे का तो बहुत सिंपल सा होगा, एक पेज का आपका पूरा नोट्स बनेगा, उसमें पूरा हो जाएगा। उसके बाद में पहाड़, पहाड़ की सीधी आपको लोकेशन याद रखनी है, और उसके बाद में टॉप जो दो तीन पहाड़ है उनकी हाइट याद रखनी है, ठीक है, जैसे माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है। तो इस तरीके से जो है आपसे पहाड़ और दर्रों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों ही छोटे छोटे चैप्टर आप अच्छे से तैयार कर सकते हो इनको। उसके बाद में बात आ जाती है पठार, ठीक है, अगर पहाड़ और दर्रे से क्वेश्चन नहीं आया तो पठार से आएगा। इन दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, लेकिन दोनों में से किसी एक से पूछा जाएगा, ठीक है। पठार के अंदर कई तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो ये पूछ लेगा कि सबसे बड़ा पठार कौन सा है, सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, या फिर पठार का नाम दे देगा, आपको लोकेशन पूछ लेगा ये किन राज्यों के अंदर फैला हुआ है, या फिर पठार के अंदर जैसे स्पेशल कोई मिनरल मिल रहा है तो वो पूछ लिया जाएगा, या फिर कोई पठार के अंदर मृदा मिल रही है तो वो पूछ ली जाएगी कि इस वाले पठार में किस तरीके की मृदा मिलती है। तो पठार का जो है सोइल से रिलेट करके ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ये पठार का नाम दे दिया, पूछ लेगा इसमें कौन सी मृदा पाई जाती है, काली मृदा, लाल मृदा, पीली मृदा, इस तरीके से, ठीक है। तो पठार भी कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं, छोटा सा आप आराम से पढ़ सकते हो। उसके बाद बात आ जाती है आइलैंड, ठीक है। देखो आइलैंड से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, क्योंकि आइलैंड वाला चैप्टर ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाइन का होगा, ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, 3-4 आइलैंड है, जैसे लक्षद्वीप हो गया, अंडमान एंड निकोबार हो गया, उसके बाद में व्हीलर द्वीप हो गया। तो इस तरीके से 4-5 आइलैंड को आप डिटेल में पढ़ते हो, और उन 4-5 आइलैंड में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अंडमान एंड निकोबार से पूछे जाते हैं, ठीक है, कि अंडमान और निकोबार के बीच में कितने डिग्री का चैनल है, जैसे 10 डिग्री चैनल है। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है जो बहुत ही बेसिक सा होता है, आप एक बार पढ़ लोगे तो रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में प्लेन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन प्लेन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, रिवर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो रिवर को प्लेन के साथ में रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो रिवर और जो डैम है यहाँ से क्वेश्चन पक्का आपका फंसता है, ठीक है। अगर किसी भी हालत में अगर माउंटेन और पठार से क्वेश्चन नहीं आना तो समझ के चलो रिवर और डैम से एक क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, लेकिन आपको ये पढ़ के जाना। और विशेषकर जो आपसे बांध है ना वो करंट से रिलेट करके पूछ लेगा, अगर कोई नया डेवलपमेंट हुआ बांधों के अंदर तो वो पक्का आएगा, या फिर किसी रिवर की कोई इंटरलिंकिंग हुई है, या फिर कोई बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है तो वो यहाँ से पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ से करंट से रिलेट करके भी क्वेश्चन बनता है, और वैसे स्टैटिक जीके में भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद में देखो क्लाइमेट और रेनफॉल, ठीक है, जलवायु और वर्षा से जब ऑफलाइन पेपर होता था तब क्वेश्चन पूछा जाता था। ऑनलाइन पेपर जब टीसीएस ले रहा तो यहाँ से आजकल क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा आप लोग, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आएगा नहीं, पूछा नहीं जा रहा, तो आ तो सकता ना, ठीक है, लेकिन ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना। उसके बाद सोइल का मैंने बता दिया, छोटा सा चैप्टर है जो आपका जो है पठार से रिलेट करके ज़्यादातर पूछा जाता है, सोइल से क्वेश्चन। उसके बाद में देखो एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो आपको एक चीज़ का विषय ध्यान रखना है, करंट अफेयर्स पढ़ लेना है, ठीक है। एग्रीकल्चर के जो डेटा है ना वो हर साल रिवाइज होते हैं, और एग्रीकल्चर के रिवाइज डेटा ही आपसे पूछे जाएंगे, तो वो क्वेश्चन करंट से रिलेट करके पूछा जाएगा, स्टैटिक से नहीं पूछा जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कृषि जब भी पढ़ो ना तो करंट अफेयर साथ में ले लेना इसके। उसके बाद में वनस्पति वाला जो चैप्टर है इससे कोई विशेष क्वेश्चन नहीं पूछता, कोई किसी पेड़ों का नाम दे देगा कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो वो आपके जलवायु वाले चैप्टर में आ ही जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में खनिज और झील, ठीक है, झीलों से क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, और खनिजों से भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। तो देखो मेनली तो आपको ना इसके अंदर भारत का परिचय अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद में पहाड़, दर्रे, पठार, नदियाँ, बांध और मिट्टी, बस इतना सा पढ़ना है 2 चैप्टर के अंदर। और उसके बाद में आपको सीधा बढ़ जाना है स्टैटिक जीके तरफ, ठीक है। स्टैटिक जीके में बात कर रहा हूँ, ज्योग्राफी का स्टैटिक जीके, ठीक है। अब देखो स्टैटिक जीके का मतलब ये है कि यहाँ से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो 90% प्रोबेबिलिटी है कि करंट से रिलेट करके पूछा जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, जैसे इसके अंदर आ जाता है आपका रेलवे आ जाता है, हाईवे आ जाता है, एयरपोर्ट आ जाता है और सी पोर्ट आ जाता है, ठीक है। और आपकी जनगणना आ जाती है और जनजाति आ जाती है, ये वाले सारे सारे जो जितने भी चैप्टर होते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। तो जनगणना और जनजाति में तो कोई चेंज होता नहीं है, वो 2011 में जनगणना हुई थी, अभी तक वही चली आ रही, तो यहाँ से क्वेश्चन आजकल नहीं पूछा जा रहा, ठीक है। ये थोड़ा सा पुराना टॉपिक हो गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा रेलवे, एयरपोर्ट, सी पोर्ट से, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा सीधा करंट अफेयर से रिलेट करके, ठीक है। जैसे आप लोगों को अभी भी एक रिसेंट डेवलपमेंट हुआ वो बता देता हूँ कि भारत जो है दुनिया के अंदर दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है सड़कों की लंबाई के हिसाब से, ठीक है। सबसे ज़्यादा लंबी सड़कें, या सबसे पहले नंबर पे आता है यूएसए और दूसरे नंबर पे आता है इंडिया, ठीक है। तो इंडिया की सेकंड पोजीशन हो गई है सड़कों की टोटल लंबाई के हिसाब से। तो ये नया डेवलपमेंट हुआ है तो ये यहाँ से पूछ लिया जाएगा,
ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मान लो रेलवे में कोई नई ट्रेन चली है या फिर नया डेवलपमेंट हुआ तो वहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। या फिर जैसे आपका एविएशन इंडस्ट्री है, ठीक है, हवाई अड्डों वाली ये सब, इसके अंदर एक क्वेश्चन बन सकता है कि नई एयरलाइंस जो अभी लॉन्च हुई है अक्कासा एयरलाइंस, ठीक है, वो जो अभी रिसेंटली एक निधन हुआ था झुंझुनवाला का, उन्होंने अक्कासा एयरलाइंस लॉन्च करी है, तो वहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस है, ठीक है। तो इस तरीके से जो करंट अफेयर से रिलेट करके जितने भी डेवलपमेंट हुए ना, वो आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं इन 3 पॉइंट्स के, ठीक है, हाईवे के, रेलवे के, एयरपोर्ट के, और सी पोर्ट में तो वैसे डेवलपमेंट कम होते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई डेवलपमेंट हुआ है तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से करंट अफेयर से सीधा रिलेट करके एक क्वेश्चन आएगा, और मुझे लगता है यहाँ से इस बार जो अक्कासा एयरलाइंस वाला क्वेश्चन है ना वो पूछा जा सकता है, क्योंकि झुंझुनवाला जो है बहुत ही बड़े और फेमस बिजनेसमैन रहे हैं, ठीक है, शेयर मार्केट का बादशाह उनको बोला जाता है, और उनका निधन हो गया और उन्होंने अक्कासा एयरलाइंस को लॉन्च किया है। उसके साथ ही जो एयर इंडिया उसको टाटा ने एक्वायर कर लिया है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस बनते हैं। इस वाले टॉपिक को करंट अफेयर से आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। देखो इंडियन ज्योग्राफी छोटा सा पार्ट है ना, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, लेकिन 8 से 9 क्वेश्चन आ रहे हैं, उनमें से 6 से 7 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी के आ जाते हैं। अब बात आ जाती है वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी का सिलेबस कंपेरेटिवली इंडियन ज्योग्राफी से ज़्यादा है, लेकिन क्वेश्चंस कम पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप लोगों को उतनी ही तैयारी करनी है जितना वेटेज है, ठीक है। ऐसा नहीं कि लेके बैठ जाओ। देखो सबसे पहला आपके पॉइंट आ जाता है ब्रह्मांड, ठीक है। ब्रह्मांड के अंदर जो है आपके सारे आ जाते हैं, ग्रह आ जाते हैं, ये ग्रहण वगैरह सारी चीज़ें आ जाती है, आकाशगंगा, तारा, सूर्य, ये सब आ जाते हैं ब्रह्मांड के अंदर, ठीक है। तो ब्रह्मांड के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए। उसके बाद में आकाशगंगा, तारा, सूर्य, फिर प्लेनेट, ठीक है। देखो प्लेनेट को मैंने हाईलाइट किया है क्योंकि प्लेनेट से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं कंपेरेटिवली। उसके बाद में उपग्रह, उपग्रह वाला जो टॉपिक होगा वो करंट से रिलेट करके पूछेंगे, कोई सैटेलाइट लॉन्च हुआ है तो उसके बारे में पूछेंगे। उसके बाद में ग्रहण आ जाता है, ठीक है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद देखो अक्षांश एवं देशांतर, अक्षांश और देशांतर से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ये वाला जो टॉपिक है इसको आपको थ्योरी में पढ़ने की ज़्यादा जरूरी नहीं है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लगाने ना अक्षांश एवं देशांतर के, उनमें से ही कोई क्वेश्चन रिपीट होने वाला है, ठीक है। उसके बाद में देखो पृथ्वी की गति, दिन रात, इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पृथ्वी का आंतरिक भाग, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया भाई, ठीक है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ये थ्योरी है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, ये भी एक थ्योरी है, यहाँ से 1-2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। इन दोनों में से 1-2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। उसके बाद देखो भूकंप और ज्वालामुखी, ठीक है, भूकंप और ज्वालामुखी करंट अफेयर से रिलेट करके पूछा जाएगा, ठीक है। अभी जैसे मान लो लेटेस्ट कोई ज्वालामुखी फटी है या फिर लेटेस्ट कहीं पे भूकंप आया जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो करंट अफेयर से रिलेट करके पूछा जाएगा। स्टैटिक से कोई ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है भूकंप और ज्वालामुखी से, ठीक है। उसके बाद में देखो सेल, ठीक है, ये भी एक टॉपिक है लेकिन इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। अब देखो ये जो 2 टॉपिक है ना, ये वाले, एक तो महाद्वीप और महासागर, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, ठीक है। अगर आपसे 2 से 3 क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी के पूछे जाएंगे ना, तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से पूछा जाएगा। जैसे इंडियन ज्योग्राफी में पहले चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा जाता ना, वैसे एक क्वेश्चन यहाँ से भी फिक्स है, समझ के चलो। तो आपको जो है 7 महाद्वीप और महासागर, इनको अच्छे से पूरा पढ़ लेना भाई। उसके बाद में देखो महासागरीय धाराएं, ठीक है, आपके ओशियनी करंट है वो भी पूछी जाती है। 1 पेज का छोटा सा ये पूरा टॉपिक है, आप लोगों को पढ़ के जाना है, सीधा सीधा 1 नंबर मिल जाएगा यहाँ से। बहुत ही इजी जो है पूरा चैप्टर है ये, और आप जो है यूट्यूब से इसको पढ़ लेना ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से याद हो जाए। वैसे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा क्योंकि कौन सी धाराएं किधर से किधर चल रही है, थोड़ा सा मिक्स हो जाती है ये। उसके बाद में देखो टाइड्स, ज्वार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सुनामी से जो अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो करंट से रिलेट करके पूछा जाएगा, ठीक है। लेटेस्ट में अगर कोई सुनामी आई है तो। वायुमंडल, एटमॉस्फेयर से जो है एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता रहा है, बहुत बार एटमॉस्फेयर से क्वेश्चन आता है। छोटा सा चैप्टर है, आप अच्छे से पढ़ के जाना, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आराम से सही भी हो जाएगा क्योंकि साइंस से रिलेट करके क्वेश्चन होएगा और आराम से आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में प्रेशर बेल्ट, दबाव पेटी है, पवन है, वर्षण है, चक्रवात है, ठीक है। इन सबसे चक्रवात से करंट अफेयर से रिलेट करके क्वेश्चन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो ये जितने भी टॉपिक है ये छोटे छोटे 1-1, 2-2 पेज के टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ टॉपिक्स की संख्या तो ज़्यादा है लेकिन टॉपिक सारे छोटे छोटे हैं, इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग जब पढ़ने लगोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि मोर देन 50% टॉपिक तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऐसे है जो करंट से ही पूछे जा सकते हैं, नहीं तो नहीं पूछे जाएंगे। जैसे आपका चक्रवात हो गया, सुनामी हो गया, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, यहाँ से करंट में कोई डेवलपमेंट हुआ तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। तो आधे टॉपिक तो वैसे ही कम हो
जाएंगे। और फिर 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे महाद्वीप और महासागर वाला हो गया और वायुमंडल वाला हो गया। इनसे क्वेश्चन आना ही आना है, फिक्स है, ठीक है। इन तीनों में से किसी एक पे पक्का क्वेश्चन आना है। तो ये भी हो गया कि पिन पॉइंटेड अपने को पता है कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आना है। तो इस तरीके से आपको पूरी की पूरी ज्योग्राफी तैयार करनी है। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप ज्योग्राफी को अच्छे से तैयार करो भाई, इसमें कोई कंजूसी मत करना, क्योंकि क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं, क्वेश्चन आराम से सोल्व भी कर दोगे। इसके अंदर क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा नहीं होता, एक बार आपने पढ़ ली तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपके जो 8 से 9 क्वेश्चन आएंगे उनमें मिनिमम 6 से 7 तो आप आराम से कर ही दोगे, ठीक है। तो ज्योग्राफी में बार बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं होती, आराम से समझ में आ जाता है और आराम से याद भी हो जाती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज्योग्राफी एटलीस्ट जो पूरा पढ़ो और बायोलॉजी पूरा पढ़ो। उसके बाद में बचे हुए जो सब्जेक्ट है उनको आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, यूट्यूब से कोई मैराथन देख लिया या कुछ भी प्रीवियस ईयर के पेपर लगा लिया, इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते देखो इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री के लगभग 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 5 ही पॉलिटी के पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देखो इंडियन हिस्ट्री में 3 पार्ट है टोटल। 3 पार्ट कौन कौन से हैं? पहला जो है आपका एंशियंट हिस्ट्री है, दूसरा है आपका मिडिवल और जो है एक है मॉडर्न, ठीक है। देखो जितने भी क्वेश्चन आएंगे 5 क्वेश्चन आएंगे तो कम से कम भी 2 से 3 क्वेश्चन तो मॉडर्न से आएंगे और एक एक 2-2 क्वेश्चन जो है इनसे आएगा, ठीक है, एंशियंट और मिडिवल। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करना है। मॉडर्न हिस्ट्री को आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब यह कि आपका जो स्वतंत्रता वाला जो है ना 1857 की क्रांति, उसके बाद में क्रांतिकारी और उसके बाद में जो जनरल वायसराय ये सब आए, ये वाला जो पार्ट है ना ये आता है आपके मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर और ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करना है। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ लो और एंशियंट और मिडिवल के अंदर जो सेलेक्टेड टॉपिक आप लोगों को पढ़ने हैं, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। आजकल ट्रेंड में मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, ठीक है। अब देखो अब एंशियंट हिस्ट्री में आपके कौन कौन से टॉपिक आ जाते हैं जहाँ से आपको स्टार्ट करना है। देखो सबसे पहला जो टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल, जिसको आप स्टोन एज भी बोलते हो। यहाँ से जो है आपकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है और यहाँ से आप लोगों से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो दूसरा आपका जो टॉपिक आ जाता है वो आता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है, आद्य ऐतिहासिक युग। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ से पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आ गई आपकी सिविलाइजेशन, ठीक है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, वैदिक सिविलाइजेशन हो गया। तो इन दोनों में से सिंधु घाटी सभ्यता ना, इस पे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री में से क्वेश्चन आएगा तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल पिन पॉइंटेड बता दिया कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लेनी है एंशियंट हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। पहला टॉपिक तो आपको ये पढ़ना है। दूसरा आपको पढ़ना है कि महाजनपद काल, ठीक है, जितने भी महाजनपद हुए ना उनका स्थान, उनकी राजधानी और वो कब कब हुए, ठीक है। इतना शब्द याद रखना है। कोई भी बुक उठाओगे तो आपको एक टेबल मिलेगी, ठीक है, एक टेबल मिलेगी, बस उसको रट लेना है, ठीक है। 15-16 आपके महाजनपद है, उनको रट लेना है और विशेषकर उनकी राजधानियाँ, ठीक है। तो 2 टॉपिक हो गए एंशियंट हिस्ट्री में। उसके बाद में आप आ जाओ धार्मिक आंदोलन, जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। देखो धार्मिक आंदोलन में बहुत सारे धर्म आ जाएंगे, लेकिन आपको बौद्ध और जैन इन दोनों को डिटेल में पढ़ना, बाकी को छोड़ देना है, ठीक है। तो एक तरीके से आपके एंशियंट हिस्ट्री में टोटल 3 ही टॉपिक है जिनको अच्छे से पढ़ना है, बाकी आप छोड़ सकते हो या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के हिसाब से जा सकते हो, ठीक है। सिंधु घाटी को पूरा पढ़ लेना, महाजनपद की राजधानियाँ याद कर लेना और बौद्ध धर्म और जैन धर्म को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना, आधे आधे पेज गई है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये बात हो गई। उसके बाद में देखो राइज ऑफ मगधा, ठीक है, मगध का उदय कैसे हुआ, पूर्व मौर्य काल आ जाएगा इसके अंदर और एक हो जाएगा मौर्य काल और आ जाएगा मौर्योत्तर काल, ठीक है। तो यहाँ पे जो मौर्यंस आए थे उनके बारे में पढ़ना है पूरा, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, लेकिन इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक आप छोड़ भी सकते हो, ये वाला टॉपिक आप छोड़ सकते हो, कभी कभार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आप ये 3 पढ़ लेना हिस्ट्री के अंदर, एंशियंट हिस्ट्री के अंदर, और उसके बाद में आ जाना मिडिवल पे, ठीक है। देखो मिडिवल के अंदर आप क्या आ जाते हैं, देखो एंशियंट के अंदर क्या था, एंशियंट में जितने भी रूलर थे ना वो थे हिंदू रूलर, ठीक है। तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उसके बाद में मिडिवल में जब आ जाओगे ना तो यहाँ पे आपके आ जाएंगे सारे मुसलमान, ठीक है। जब मुस्लिम इंडिया में आए तब से स्टार्ट होता है आपका मिडिवल। तो मिडिवल भाई बहुत बड़ा है, कितने सारे राजा हुए, उनके बीच में कितनी सारी वॉर हुई, कहाँ पे हुई, कौन जीता कौन हारा, और विशेषकर डेट्स, वहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये वाला युद्ध कब हुआ, किन के बीच में हुआ। तो ये पढ़ो तो फिर डिटेल में पढ़ो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। मान लो आपने किसी एक राजा के बारे में पढ़ लिया और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया ही नहीं, तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको मेरे हिसाब से क्या पढ़ना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। आपको जितनी भी वॉर हुई है ना, जो भी फेमस वॉर हुई है ना 2 राजाओं के बीच में, वो पढ़ लेनी है कि ये वाली वॉर किन किन के बीच में हुई और कौन से ईयर में हुई, बस
इतना, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है कि किसका बेटा कौन था, किसका बाप कौन था, कौन पितर हंता था, कौन क्या था, ऐसे पूछने को तो डिटेल में जाएगा तो कुछ भी पूछ लेगा। लेकिन आपको 40 नंबर 50 नंबर तो लाने नहीं ना, 30-35 तक लास्ट अपने को लाने हैं। तो आप बस इतना सा पढ़ लेना मिड के अंदर, इससे ज़्यादा पढ़ोगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, और इतना टाइम इसमें देने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो 1 से 2 ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप सीधा सीधा वॉर पढ़ना, उसका ईयर पढ़ना, बस सिंपली इतना सा पढ़ना है। ठीक है, बाकी मैंने सिलेबस लिख दिया डिटेल के अंदर, आप देखना चाहो तो देख लेना। उसके बाद देखो मिडविल के भी 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, जैसे पहले तो वो जितने भी मुस्लिम आक्रमण है वो इंडिया में आए, और उसके बाद में धीरे धीरे उनका पतन होना स्टार्ट हुआ। जो जो आए और उसके बाद में जो ग्रो करे वो वाला पार्ट 1 है, और जो उसके बाद में जो पतन स्टार्ट हुआ और उसके बाद में अंग्रेज आते हैं वो वाला पार्ट 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पार्ट 2 है इसके अंदर सूफी एवं भक्ति आंदोलन है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये वाला जो चैप्टर है वो आपको डिटेल में पढ़ लेना है। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई मॉडर्न इंडिया। देखो मॉडर्न इंडिया को आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन तो मॉडर्न इंडिया से पूछे जाएंगे। अब देखो पूरी हिस्ट्री छोड़ दो, मॉडर्न इंडिया पढ़ लो, 2 से 3 मतलब 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उनमें से 2 क्वेश्चन अगर मॉडर्न इंडिया के सही कर देते हो, एक आधा क्वेश्चन आपका नॉर्मली हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन हिस्ट्री के थोड़े से ईजी आते हैं। तो आपके 3 क्वेश्चन 5 में से हो जाते हैं। तो हिस्ट्री में कम मेहनत में भी आप आराम से जो है 3 क्वेश्चन कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, मॉडर्न इंडिया के अंदर आपको सबसे ज़्यादा जो डिटेल में पढ़ना है वो है 1857 की क्रांति जो हुई थी उसके बारे में। ठीक है, यहाँ पे क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई, किस तरीके से हुई, वो सारी चीज़ें डिटेल के अंदर आप लोगों को पढ़ लेनी है। तो पहला चैप्टर तो ये आपको डिटेल में पढ़ना है, और दूसरा है समाचार पत्र वाला चैप्टर। ठीक है, समाचार पत्र वाला एक ही पेज का होगा, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ये वाला समाचार पत्र कहाँ से पब्लिश हुआ और किसने पब्लिश किया और कौन से ईयर में पब्लिश हुआ। ये 3 चीज़ें समाचार पत्र के बारे में आपको ध्यान रखनी है, और अच्छे से इसको पढ़ के जाना, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं ना, उनको आप कोई लॉजिक लगा के दिमाग लगा के सॉल्व नहीं कर सकते। उनको अगर आपको आता है तो आता, नहीं तो क्वेश्चन छूटेगा। तो इस तरीके से जब एक पेज में एक क्वेश्चन तैयार हो जाना है तो आपको वो तैयार करना ही करना चाहिए, क्योंकि यहीं पे आप जो है बाकी लोगों से लीड कर जाते हो। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपके सही होने लगते हैं ना, तो बेसिक क्वेश्चन तो सारे लोग ही ठीक करते हैं। तो ये आपको विशेष यहाँ पे ध्यान रखना है। बाकी तो मैंने सिलेबस लिख दिया, आप लोग डिटेल में देख लेना। मैं नाम बोलूँगा उससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, टाइम ही वेस्ट होएगा। ठीक है, बाकी जो इंपॉर्टेंट है उनको मैंने हाईलाइट कर ही दिया है, और PDF आपको टेलीग्राम पर मिल ही जानी है। ठीक है, फिर देखो मॉडर्न इंडिया का जो पार्ट 2 है, इसके अंदर कांग्रेस और इसके जितने भी अधिवेशन है ना उसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए ना उन पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और एक गांधी जी को भाई डिटेल में पढ़ लेना, गांधी जी पे क्वेश्चन पूछा जाता है, कांग्रेस और इसके अधिवेशन पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपके हो गई इंडिया की बात। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिया कि गांधीवादी जो युग है इसको आपको डिटेल में पढ़ना है, और उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, संवैधानिक विकास है, उसको डिटेल में पढ़ना है, और गवर्नर जनरल और जो वाइस राय है उनके बारे में डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो टोटल 4-5 टॉपिक है। ठीक है, एक तो देखो 1857 की क्रांति हो गई पहला, तो उसके बाद में समाचार पत्र हो गए दूसरा, उसके बाद में हो गए कांग्रेस और उसके अधिवेशन तीसरा, उसके बाद में गांधीवादी युग चौथा, और ये 5वां छठा। टोटल 6 टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री में जिनमें रिपीटेटिवली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई हिस्ट्री की कि आपको हिस्ट्री को किस तरीके से तैयार करना है। अब बात आ जाती है इंडियन पॉलिटी। देखो इंडियन पॉलिटी वैसे तो बहुत बड़ी है। ठीक है, आप M लक्ष्मीकांत उठा के देखना कितनी मोटी बुक है, पूरी पॉलिटी की तो है। ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, आपके सिलेबस में तो पूरी है, क्योंकि आपके तो ओनली इतना सा लिखा हो पॉलिटी, और क्वेश्चन आएंगे आपके 5। देखो ऑफलाइन पेपर उठाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि 8 से 9 क्वेश्चन आते थे किसके, पॉलिटी के, और ज्योग्राफी के आते थे 5। अब हो गया उल्टा। ठीक है, अब ज्योग्राफी के तो आते हैं 8 से 9 और पॉलिटी के आते हैं 5। तो यहाँ पे ये एक मेजर चेंज हुआ कि पॉलिटी के क्वेश्चंस की संख्या बहुत कम हो गई है और ज्योग्राफी की बढ़ गई है। ये ऑनलाइन हुआ ना जब से पेपर, तब से चेंज हुआ है। ठीक है, तो पॉलिटी में जो 5 क्वेश्चन आएंगे ना उनमें फिक्स है क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछेंगे। पहले एक क्वेश्चन तो ना आपका आर्टिकल से रिलेट करके आएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आएगा वो अमेंडमेंट से। ठीक है, अमेंडमेंट आते रहते हैं, नए नए अमेंडमेंट आते रहते हैं। ठीक है, तो जो अमेंडमेंट रिसेंटली हुआ होगा ना करंट अफेयर से रिलेट करके, वहाँ से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आर्टिकल से रिलेट करके पक्का पूछा जाएगा, और एक क्वेश्चन जो ये पहला चैप्टर है ना भारत का संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास में जैसे मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है, कौन सा कहाँ से लिया, कौन सी कंट्री से लिया, वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 3 क्वेश्चन तो स्टार्टिंग में यहीं से पूछ ले जाएंगे, और बचे हुए 2 क्वेश्चन है वो कहीं से भी आ सकते हैं। फिर वो संसद के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, मंत्रिमंडल के बारे में, कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो आपको बिल्कुल पिन पॉइंटेड पढ़ना है। पहले तो भारत का जो संवैधानिक विकास है ना उसको पूरा अच्छे से पढ़ लेना है।
भारत का संवैधानिक विकास जो है 2 फेज में कंप्लीट हुआ था। पहला जो कंपनी रूल, कंपनी के अधीन शासन, और दूसरा जो क्राउन के अधीन शासन। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है। जैसे सबसे पहले क्या हुआ था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी तो जो पूरा पावर था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही था, ठीक है। ब्रिटिश क्राउन जो ब्रिटेन की महारानी थी उनके पास में ईस्ट इंडिया कंपनी पे कोई कंट्रोल नहीं था। फिर उनकी मनमानी स्टार्ट हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो ब्रिटेन की जो महारानी है उन्होंने कानून को चेंज कर दिया और जो पूरा का पूरा शासन अपने अधीन कर लिया। मतलब उसके बाद में जो है महारानी के आदेश पे ही कोई काम होता था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मनमानी नहीं कर सकती थी। तो वो जितना भी डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, कंपनी के अधीन शासन और उसके बाद में क्राउन के अधीन शासन, ठीक है, तो वो इसके अंदर आ जाता है और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है, संवैधानिक निर्माण, ठीक है। इस संवैधानिक निर्माण के अंदर जो है किस तरीके से अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है, और वो इंपॉर्टेंट है। वहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। एक क्वेश्चन इस वाले पोर्शन से 100% आएगा। 5 में से एक क्वेश्चन ऐसे समझो पेटेंट है यहाँ से। तो ये आपको पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ना है। और उसके बाद में प्रियम्बल और शेड्यूल जो है, संविधान की प्रस्तावना और अनुसूचियाँ, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते हैं। और उसके बाद में आ जाते हैं संविधान के अनुच्छेद। देखो अनुच्छेद में मैंने स्टार्टिंग के जो 5 हाईलाइट करे हैं इनको तो आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। इनके बारे में तो हर अनुच्छेद के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। और बाकी जो आगे मैंने लिखे जैसे यूनियन हो गया, स्टेट हो गया, यूनियन टेरिटरीज हो गए, इनके जो आर्टिकल्स है ना उनको डिटेल में नहीं पढ़ना, ठीक है। यहाँ तक तो आपको हर एक आर्टिकल का पता होना चाहिए कि इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। तो ये 5 जो पॉइंट लिखे हैं इनके सारे आर्टिकल अच्छे से पढ़ने हैं। और मैंने आर्टिकल के नाम भी लिख दिए यहाँ पे, नंबर लिख दिए, ठीक है, कि कौन कौन से आर्टिकल किसके अंदर आते हैं। तो ये आर्टिकल 50A तक है ना आपको सारे पढ़ने हैं, 1 से लेके 50A तक सारे पढ़ने हैं। और उसके बाद में आर्टिकल्स के नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। देखो बहुत सारे लोगों को दिक्कत यही होती है कि अगर आपसे पूछ लिया कि नागरिकता जो है कौन से आर्टिकल्स है, 5 से 11 है कि आपके 6 से 18 है, कि इस तरीके से सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज करके दे देगा, तो लोग भूल जाते हैं कि यार ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है। तो सारे आर्टिकल जब याद करोगे तो ऑब्वियसली भूल जाओगे, लेकिन आपको अगर 51 ही याद करोगे तो आराम से याद रह जाएंगे। 4-5 बार इसको रिवाइज करोगे तो याद रह जाएंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, बिल्कुल पेटेंट है। यहाँ से आर्टिकल से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ से संविधान का जो निर्माण है ना यहाँ से आएगा। ये वाला जो पोर्शन है पहला, ठीक है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आएगा ही आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। एक तो होता है कि ये पेटेंट है, यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये 2 टॉपिक है ना, इनसे क्वेश्चन पक्का आना ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। ये सारा सिलेबस इन्हें यहाँ पे पॉलिटिकल लिख दिया है, इसमें पढ़ लेना आप अच्छे से। और उसके बाद देखो निर्वाचन, निर्वाचन से है ना करंट अफेयर से रिलेट करके भी क्वेश्चन आता है। जैसे अभी रिसेंटली कहीं भी चुनाव हुए होंगे तो वहाँ पे कौन सी पार्टी जीती, उसकी कितनी सीटें आई, और इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे निर्वाचन से स्टैटिक क्वेश्चन भी आ सकता है, उसके साथ में करंट अफेयर से रिलेट करके भी क्वेश्चन आता है। ज़्यादातर आजकल करंट अफेयर से रिलेट करके ही क्वेश्चन पूछा जाता है निर्वाचन वाले चैप्टर से। उसके बाद देखो इमरजेंसी, आपातकाल, ठीक है। आपातकाल के जो आर्टिकल्स हैं उनको आपको अच्छे से जान रखना है कि किस तरीके का आपातकाल, जैसे सेंटर में लग रहा है कि राज्य में लग रहा है, तो उसके बाद में कंट्रोल किसके पास में चल जाता है, राष्ट्रपति के पास में चल जाता है कि सेना के पास में चल जाता है। तो वो आर्टिकल्स है वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं सारे। आपातकाल के ज़्यादा आर्टिकल नहीं है। उसके बाद में देखो अमेंडमेंट, मैंने पहले बता दिया कि अमेंडमेंट से करंट अफेयर से रिलेट करके एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर रिसेंट में कोई तगड़ा अमेंडमेंट आया है तो पक्का क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है, ठीक है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो पॉलिटी में जो आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मोटी मोटी बात बता दूँ, उनके अंदर 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो लगभग करंट अफेयर से रिलेट करके पूछेगा। और 4 क्वेश्चन जो है उनमें से 3 क्वेश्चन मैंने आपको सीधे सीधे बता दिए। देखो कौन कौन से, एक बार वापस बता देता हूँ। एक तो आपको संविधान की प्रस्तावना और अनुसूचियाँ हैं, इनके आर्टिकल्स में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक संविधान के निर्माण में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और एक क्वेश्चन जो है भारत का संवैधानिक विकास, इससे भी पूरे चांस बनते हैं कि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो 3 क्वेश्चन ये हो गए, एक करंट से रिलेटेड करके हो गया, और एक जो बचा हुआ है उसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़ लेना, जितना टाइम मिले उसके हिसाब से, अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से पढ़ लेना, ठीक है, कि कौन से को पढ़ना है कौन से को नहीं पढ़ना। बाकी मैंने तो यहाँ पे हाईलाइट कर दिए, वो चैप्टर आपको सारे पढ़ने चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अब बात करते हैं भाई बायोलॉजी की। बायोलॉजी का वेटेज बहुत है, 7 से 8 क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और बायोलॉजी के क्वेश्चन ऐसे नहीं कि कोई कम हो जाएंगे, ये 7 से 8 पूछे जाएंगे। और बायोलॉजी में क्या होता है, नॉर्मली 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उनमें 2-3 तो आप आराम से कर देते हो, क्योंकि बायोलॉजी के 2-3 क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी आएंगे, आप आराम से कर दोगे। बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन है ना, उनमें आपको भाई पूरा अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। देखो बायोलॉजी ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ो भाई, मैं तो यही बोल रहा हूँ, अभी 2.5 महीने का वक्त आप पढ़ सकते हो। देखो सबसे पहला चैप्टर है सेल, कोशिका। कोशिका से एक क्वेश्चन बिल्कुल पेटेंट है भाई, आएगा ही आएगा। उसके बाद दूसरा चैप्टर आएगा ब्लड एंड सर्कुलेशन सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार नहीं भी पूछा जाता। फिर है ब्रेन, ठीक है, ब्रेन से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ब्रेन से जो है ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कोशिका से बनते हैं। और उसके बाद में ग्रंथियों और रोग, इनसे एक एक क्वेश्चन पक्का भाई, ठीक है। एक डिजीज तो पूछी जाएगी आपसे,
और ग्रंथि के बारे में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और कई बार हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपके हो गए, एक तो कोशिका से, एक ग्रंथियों और हार्मोन से, और एक डिजीज से, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल पेटेंट है, कोशिका का क्वेश्चन आएगा ही आएगा और डिजीज का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो कंकाल तंत्र से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हड्डियों से रिलेटेड। उसके बाद में श्वसन और मूत्रोत्सर्जन जो है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में पोषण तथा पाचन, यहाँ से एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ठीक है। प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, तो आपको अच्छे से याद रखना प्रोटीन वाला, कि कौन से के अंदर, जैसे गाजर में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, और फिर टमाटर के अंदर कौन सा पाया जाता है, जो अंडों के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, और उनकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं। तो जो आपकी डिजीज़ है उससे रिलेट करके यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आपको पोषण को अच्छे से पढ़ लेना भाई। उसके बाद देखो बॉटनी, देखो इसके अंदर बायोलॉजी के अंदर एक तो जूलॉजी है और एक बॉटनी है। जो ऊपर वाले 8 चैप्टर है ना, ये ऊपर वाले 8 चैप्टर, ये सारे के सारे आपके जो है जूलॉजी के चैप्टर है, ठीक है। जूलॉजी के चैप्टर है, और यहाँ से जो है क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे। जैसे 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे ना, तो आप मान के चलो 5 से 6 क्वेश्चन तो है ना जूलॉजी के आएंगे, मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन बॉटनी का आएगा, ठीक है। और देखो बॉटनी का सिलेबस मैंने डिटेल में लिखा भी नहीं है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बॉटनी को छोड़ दें, क्योंकि बॉटनी का जो क्वेश्चन आएगा ना बड़ा ही टफ आएगा। और बॉटनी का क्वेश्चन आप तभी कर सकते हो जब आपने बायोलॉजी बहुत ही तगड़े तरीके से पढ़ी हो, नहीं तो बॉटनी का क्वेश्चन नॉर्मली किसी से सॉल्व होता ही नहीं है। कई बार तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ ले गए, जैसे आपका फ्लावर होता है, तो फ्लावर का जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है, जो बाहर सबसे बाहर की जो पत्तियां होती हैं उनको क्या बोलते हैं, सबसे अंदर वाले को क्या बोलते हैं। अब इतना डेप्थ में जब क्वेश्चन आएगा ना तो आपसे सॉल्व नहीं होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो बॉटनी को आप जो है कंप्लीटली छोड़ देना, इसमें टाइम वेस्ट मत करना। बॉटनी बहुत बड़ी है और 1 से 2 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ओनली जूलॉजी पढ़नी है, ठीक है। तो जूलॉजी को अच्छे से पढ़ लेना, 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और टारगेट करके चलो कि 5 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के सही होने चाहिए, यहीं पे आपको लीड करना बाकी लोगों से, ठीक है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री। देखो केमिस्ट्री और फिजिक्स से जो है 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन कम कर दिया, ऑफलाइन पेपर में ज़्यादा आते थे, ठीक है। अब देखो केमिस्ट्री के अंदर बिल्कुल फिक्स है क्वेश्चन वहीं से आते हैं। एक तो आपका परमाणु संरचना, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद देखो गैसों से क्वेश्चन कम पूछा जाता है। रेडियो गतिविधि जो है, रेडियो एक्टिविटी, उससे भी क्वेश्चन कम पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है अम्ल, क्षार और नमक, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लगभग यहाँ से बनने के पूरे चांस रहते हैं, और उसके बाद में इन दोनों से आवर्त सारणी और इनसे एक क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो इन 3 टॉपिक को पढ़ लेना, 3-4 में से 2 क्वेश्चन तो यहीं से आपके तैयार हो जाएंगे। उसके बाद देखो कुछ छोटे छोटे टॉपिक है, जैसे पॉलीमर हो गया, धातु अधातु हो गया, आयरन हो गया, स्टील हो गया। उसके बाद मिश्र धातु हो गया। देखो मिश्र धातु से ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन वो क्वेश्चन बार बार रिपीट होएगा। तो आपको मिश्र धातु पढ़ते वक्त ये ध्यान रखना है कि मिश्र धातु से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए ना, उनको अच्छे से लगा लेना, बस वही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि मिश्र धातु है थोड़ी सी है और उनसे क्वेश्चन भी थोड़े से बनते हैं और वही रिपीट होते हैं बार बार। तो ये वाला क्वेश्चन आपका ईजिली तैयार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो अगला टॉपिक है कुछ महत्वपूर्ण यौगिक विलयन के प्रकार, कोयला, पेट्रोलियम। यहाँ से कोयला और पेट्रोलियम से कई बार क्वेश्चन पूछा गया, और करंट अफेयर से रिलेट करके भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे अभी भारत का जो है 20% एथेनॉल, पेट्रोल के अंदर 20% एथेनॉल का टारगेट है, वो कौन से ईयर तक है, तो जो पेट्रोलियम से रिलेट करके इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। अभी जैसे भारत में जो अभी 2024 का जो टारगेट है वो है कि पेट्रोल के अंदर जो है आपका 10% एथेनॉल मिला देंगे, ठीक है। नए जैसे पूरा पेट्रोल 100%, उसमें 10% क्वांटिटी एथेनॉल की होगी, ये 2024 का टारगेट है। तो इसी तरीके से आपको याद रखना है कि 20% का टारगेट जो अभी मोदी जी ने सेट किया रिसेंटली, बहुत चर्चा में है, वो कौन से साल तक का है। तो इस तरीके से करंट अफेयर से रिलेट करके यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद में आ जाता है कांच, सीमेंट और बैटरी, ठीक है। कांच और सीमेंट तो पढ़ने की जरूरी नहीं है, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग वाले हो तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आता है, वैसे तो आता ही नहीं है, ऑफलाइन पेपर में आते थे। इन टॉपिक से क्वेश्चन आजकल तो बंद ही कर दिए इन लोगों ने, ठीक है। और बैटरी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सीरीज में बैटरी लगी है, पैरेलल में बैटरी लगी है, और वो सिंपल जो है केमिस्ट्री फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं, आप आराम से वैसे भी कर ही दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है केमिस्ट्री में जो ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरी नहीं है, बस ये 3 चैप्टर है, ठीक है। इन पे आप लोगों को फोकस रखना है मेनली, तो बाकी कुछ ज़्यादा है नहीं केमिस्ट्री के अंदर, और ज़्यादा क्वेश्चन भी यहाँ से नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में। देखो फिजिक्स जो है मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बेसिक फिजिक्स पूछी जाएगी, लेकिन फिर भी 2 टॉपिक ऐसे हैं जिनके अंदर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ सकते हैं, वो आपको पढ़ लेने हैं। ये है लेंस और दर्पण और लाइट वाला, ठीक है। इन 2 को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना। बाकी तो फिजिक्स जो है नॉर्मली पूछी जाती है, ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत मेरे हिसाब से तो है नहीं फिजिक्स के अंदर। बस ये 2 चैप्टर है, इनको आप यूट्यूब से सीधा सर्च करना, चैप्टर का नाम, और 1-1, 2-2 घंटे की क्लासें होंगी, वो देख लेना, बस सिंपल। और फिजिक्स में ज़्यादा कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब गति के नियम ये तो आपको आते ही होंगे ना भाई, इतना तो मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। एक चैप्टर जो है यूनिट्स वाला, ठीक है, मात्रक और विमा, ये थोड़ा सा पढ़ लेना,
कई बार ऐसा मात्रक पूछ लिया जाता है जो पता ही नहीं होता, फिर कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे यूनिट्स और डायमेंशन वाला चैप्टर है, ये आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना है। बाकी 2 चैप्टर इसमें हुए, एक तो यूनिट और डायमेंशन वाला चैप्टर हो गया और एक आपका जो है लेंस एंड मिरर वाला हो गया। ठीक है, ये 2 चैप्टर पढ़ने हैं फिजिक्स में, बाकी कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। 3 से 4 क्वेश्चन फिजिक्स के आपसे पूछे जाएंगे, जिनमें से 1-2 तो आप बिना पढ़े ही कर दोगे। ठीक है, 1-2 तो बिना पढ़े ही कर दोगे। जो कन्फ्यूजन आएगा वो लाइट एंड इस मिरर वाले चैप्टर के अंदर लोगों को कन्फ्यूजन होता है। और कभी कभार मान लो आपकी किस्मत ख़राब है तो कोई यूनिट ऐसी ख़राब सी पूछ ली, तो आप लोगों को नहीं पता है तो वहाँ से पूछ लिया जाता है। कभी कभार आविष्कार भी पूछ लेते हैं, जैसे रेडियो का आविष्कार किसने किया। तो ये इस तरीके के जो टॉपिक्स है ना, वो आप सीधा यूट्यूब से सर्च करके पढ़ना है। ठीक है, कि आविष्कार वाले हैं उनके अंदर आपको ट्रिक्स भी मिल जाएगी, कि उनको याद करना बहुत ही मुश्किल होता है कि कौन सा आविष्कार किसने किया, तो वो ट्रिक्स बता देते हैं। ठीक है, छोटी मोटी कहानियाँ बताते हैं, उनसे याद हो जाता है। ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगाओगे ना जैसे फिजिक्स के, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और मैं तो बोलता हूँ सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर लगा के चल जाओ और ये 2 चैप्टर थोड़ा डिटेल में पढ़ लो, आपके क्वेश्चन हो जाने हैं। ठीक है, अब देखो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स भाई बहुत बड़ी है और इतनी बड़ी रामलीला है ना, इसमें जितना टाइम दे दो उतना ही कम है और समझ में और नहीं आती। मेरे को तो नहीं आती, बाकी लोगों का पता नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़नी है। एक क्वेश्चन इसमें कभी कभार 1 आता है, कभी कभार 2 आते हैं और कभी कभार तो आते भी नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो 1-2 आते हैं ना, उनमें क्या होता है, ज़्यादातर एक क्वेश्चन आएगा तो करंट अफेयर से रिलेट करके पूछेगा। ठीक है, कि जैसे जीडीपी की ग्रोथ रेट जो है 2021-22 में कितनी रही और 2022-23 के अंदर प्रोजेक्टेड कितनी है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। या फिर क्या करेंगे, टर्मिनोलॉजी है ना जो मैंने यहाँ पे लिखी है, इनमें से कोई एक टर्म दे देगा और उसका मतलब पूछ लेगा। और जब ऑफलाइन पेपर होता ना, तब तो 1-2 बार न्यूमेरिकल भी आ गए, कमाल की बात तो ये। और इकोनॉमिक्स के अच्छे न्यूमेरिकल आ गए, तो इतना डेप्थ में पढ़ोगे, फिर उसके बाद 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं तो बोलता हूँ ये 5 टॉपिक पढ़ लो। ठीक है, अगर समझ में आते हैं तो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो इकोनॉमिक्स को। तो देखो इकोनॉमिक्स में पहला जो आपको चैप्टर पढ़ना है, बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़नी है, ये सर्च कर करके सीधा ही पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद में देखो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी सेक्टर, इसके अंदर क्या होता है, जैसे एग्रीकल्चर है वो कौन से सेक्टर के अंदर आता है। ठीक है, व्यवसाय जो है वो कौन से सेक्टर में आता है, इसे सीधा पूछ लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी सेक्टर यूट्यूब पे सीधा सर्च कर लेना और पढ़ लेना। उसके बाद में देखो आरबीआई और इसकी फंक्शनिंग। ठीक है, आरबीआई के अंदर जैसे मान लो कोई गवर्नर चेंज हो गया, तो उसका नाम आप लोगों को याद रखना। आरबीआई किस तरीके से फंक्शनिंग है करता है, किस तरीके से बैंकों को लोन देता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब होती है उसके अंदर। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। थोड़ा सा आरबीआई के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। नीति आयोग, ये तो इनका फेवरेट है एसएससी वालों का। नीति आयोग पे तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, नीति आयोग कब बना, नीति आयोग से पहले आपका प्लानिंग कमीशन था। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग बना, किस तरीके से बना, कि कमेटी में अभी कौन कौन से मेंबर्स है। तो वो आपको थोड़ा सा नीति आयोग अच्छे से देख के जाना है, क्योंकि इसके कमेटी के मेंबर्स वगैरह अगर चेंज हो गए होंगे तो जरूर पूछ लिया जाएगा यहाँ से क्वेश्चन। उसके बाद में जो टैक्स सिस्टम है, अभी जीएसटी जो आपका चल रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। वैसे जीएसटी के क्वेश्चन जो है पहले 18, 19, 20 के अंदर आते थे, अभी तो मुझे लगता नहीं कि आएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा पुराना टॉपिक हो गया है। तो बेसिकली ये ऊपर वाले जो 4 है इनको आप थोड़ा सा पढ़ लेना। इकोनॉमिक्स में 1-2 क्वेश्चन आता है तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। देखो ये बहुत बड़ी रामलीला है। ये रामलीला तब है जब आप लोग रोज़ न्यूज़पेपर अच्छे से नहीं पढ़ते। ठीक है, और आप चाहते हैं कि मैं जो एक ही बार में करंट अफेयर पूरे साल के निपटा दूँ। तो देखो अगर इस तरीके से पढ़ना चाहते हो तो मैं बताऊँ आपको, कम से कम आपको 6 महीने के तो पढ़ने ही हैं। 6 महीने के करंट अफेयर्स तो मस्ट आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। और कब तक है, जैसे मान लो आपका एग्जाम है, ठीक है, 14 तारीख को, 14 नवंबर को मान लो आपका एग्जाम होता है, तो आप ये मान के चलो कि 10 नवंबर तक के करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं। आप पेपर उठा के देखना, प्रीवियस ईयर के 3-4 दिन पहले का भी क्वेश्चन बना गया है। ठीक है, तो क्या पता वो पेपर 2 दिन पहले बनाते हैं, 3 दिन पहले बनाते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा होता है। तो कई लोग क्या करेंगे, 1 महीने पहले से छोड़ देंगे कि ठीक है मैं अभी ईयरली एडिशन ले आता हूँ, और वो 1 महीने पहले का होएगा और उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे 1 महीने पहले, और उसके बाद में उस वाले 1 महीने के जो पढ़ेंगे नहीं और 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लेगा उसी महीने में से जिसमें एग्जाम होएगा। जैसे नवंबर में एग्जाम हो रहा ना, तो हो सकता है 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक के बीच में 2 से 3 क्वेश्चन आ जाए, और आपने पूरा पढ़ा, पूरी साल का पढ़ा, और लास्ट में जो है 2-3 क्वेश्चन आपके छूट गए। तो ऐसी गलती तो करना भी मत। मैं सही सजेशन दे रहा हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन जो है बिल्कुल लेटेस्ट पूछे जाएंगे, तो 6 महीने तो मस्ट है। ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। कोई 6 महीने की मैगजीन लेना। जिन लोगों के पास में ज़्यादा टाइम है, सिलेबस कवर हो चुका है, वो 1 साल का पढ़ो भाई। ठीक है, 1 ईयर का आप पढ़ो ही पढ़ो। और अगर 1 ईयर का भी नहीं पढ़ सकते तो जनवरी से तो आपको पढ़ो ही पढ़ो। जनवरी 2022 से स्टार्ट करो, और उसके बाद में आपका जो एग्ज़ाम हो रहा है तब तक का पढ़ो भाई। ठीक है, सिंपल बात। अब करंट अफेयर्स में से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जाना, जैसे स्पोर्ट्स है। ठीक है, स्पोर्ट्स से 100% जो आपके 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आएंगे। अवार्ड्स है, ठीक है, अवार्ड्स जो है उनसे भी 1 क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। बुक्स है, बुक से 1 क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा।
तो जब आप करंट अफेयर्स पढ़ो ना, थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाना। और स्मार्टनेस क्या दिखानी है कि आपको जो बिल्कुल हाईलाइटेड टॉपिक है ना, उनको पहले पढ़ लेना। जैसे स्पोर्ट्स वाला पोर्शन है, उठाना और उसको पूरा रट डालना, ठीक है। अवार्ड्स है उनको रट डालना, बुक्स जितनी भी रिसेंटली आई है उन सबको रट डालना। तो इस तरीके से एक एक करके क्वेश्चन तैयार करना, ना कि पूरी की पूरी मैगजीन पढ़ने लग जाना। अगर मैगजीन पढ़ने लग गए तो इतनी मोटी मैगजीन पढ़ने के बाद आपको खुद ही याद नहीं रहेगा और पूरी मेहनत आपकी बर्बाद हो जाएगी। और ऐसा तो नहीं करंट अफेयर्स के 4 रिवीजन आप लोग कर लोगे, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना करंट अफेयर्स कोई पढ़ता है क्या। वैसे क्वेश्चन तो आजकल ज़्यादा आ रहे हैं, 13 से 14 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप लोगों से, लेकिन करंट अफेयर्स पे इतना जोर कोई देता नहीं है। नॉर्मली क्वेश्चन सही हो जाते हैं क्योंकि डेली लाइफ के अंदर वो चीज़ें चलती रहती है अपने आसपास के इन्वायरमेंट में। तो आप लोग क्या करना, पिन पॉइंटेड पढ़ना है। जैसे मिलिट्री एक्सरसाइज पढ़ ली, पक्का पता है कि मिलिट्री एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब वो मिलिट्री एक्सरसाइज 2 पेज की होगी उस 100 पेज की आपकी मैगजीन के अंदर। तो ऐसे पिन पॉइंटेड आप लोगों को पढ़ लेना। पिन पॉइंटेड कब पता चलेगा, आप 2-3 पेपर लगाओ, प्रीवियस ईयर के 2-3 पेपर लगाओ और उनमें देख लो कि किन किन टॉपिक से जो है हर साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बस वो पढ़ के चल जाओ, ठीक है। बाकी करंट अफेयर्स में अगर पढ़ने लगोगे तो बहुत कुछ है। कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। देखो कंप्यूटर आजकल तो पूछा ही नहीं जा रहा, लेकिन कभी कभार जो है मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो या तो बेसिक होंगे या फिर ऐसे होंगे जो आपने कभी सुना ही नहीं हुआ। तो कंप्यूटर को पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत आप लोगों को नहीं है, इसमें टाइम वेस्ट आप लोगों को नहीं करना, ठीक है। तो मैंने अपने हिसाब से जो है लगभग पूरा सिलेबस आपको अच्छे से बता दिया। अब बात कर लेते हैं बुक्स की, ठीक है, क्योंकि जैसे ही वीडियो आएगा उसके बाद में सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे, सर बुक तो बताओ कौन सी पढ़ें। तो उसका भी थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। देखो सबसे पहले थोड़ा रीजनिंग की बात करते हैं। देखो रीजनिंग में मेरे हिसाब से आप इंजीनियर हो और आप इतने समझदार तो हो कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कब से, 2016 से लेकर 2020, है ना, 2016 से लेकर 2020, क्योंकि 2021 में तो एसएससी जेईई का पेपर ही नहीं हुआ ना, ठीक है। तो ये वाले जो टीसीएस ने जो आपके पेपर लिए ना, आप वो पढ़ के जाओ, इससे पहले के तो पढ़ो ही मत। अगर ये क्वेश्चन सोल्व कर दोगे ना तो पहले वाले अपने आप ही हो जाने हैं, समझ के चलो ऐसा, क्योंकि वो ईजी आते थे, ठीक है। सबसे पहले आप एसएससी जेईई के लगाओ सारे के सारे पेपर, उसके बाद में टाइम मिले तो एसएससी सीजीएल के लगाओ, ठीक है। और उसके बाद में कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आपको यूट्यूब से ही पढ़ना है, वो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में जब रीजनिंग डिस्कस करी थी तब बता दिया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। अब बात आती है, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे स्टिक रहना, तो फिर बुक तो बता दो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की कौन कौन सी मार्केट में अच्छी आ रही है। देखो एक तो आ रही है यूथ कंपटीशन टाइम्स की। देखो यहाँ पे इस वाली बुक के ऊपर कहीं ना कहीं आपको जरूर लिखा होगा ओनली टीसीएस। देखो यहाँ पे लिखा होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। टीसीएस जो ले रही ना वही वाले क्वेश्चन इसके अंदर है, टीसीएस वाले, बाकी उससे पुराने वाले क्वेश्चन नहीं है। तो आप लोग बुक परचेज करते टाइम ये विशेष ध्यान रखना कि 2016 से लेकर 2020 के क्वेश्चन है, ऐसे नहीं कि 1998 से लेकर अभी तक के क्वेश्चन पढ़ रहे हो आप लोग। इतना टाइम वेस्ट नहीं करना आप लोगों को, ठीक है। तो बुक भी ऐसी लेके आओ। तो इस तरीके की जो है मार्केट में 2 बुक मेरे हिसाब से जो है अच्छी है। एक तो यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक जो है अच्छी है, इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन होता है, उसके नीचे उसका एक्सप्लेनेशन होता है, और क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है। और एक्सप्लेनेशन जो है अगर आप हिंदी मीडियम वाली किताब लेते हो तो हिंदी में मिलेगा, और इंग्लिश वाली लेते हो तो इंग्लिश में मिलेगा, ठीक है। तो आपके पास में यहाँ पे थोड़ी सी ये भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपके लैंग्वेज बैरियर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वाई सिटी की बुक अच्छी है। और एक बुक आती है पिनाकल पब्लिकेशन की, वो भी अच्छी आती है, ठीक है। लेकिन उसका ऐसे है कि उसमें जैसे क्वेश्चन आएगा तो इंग्लिश वाला लोगे तो वर्जन तो इंग्लिश में आएगा, हिंदी में नहीं आएगा। लेकिन इसमें क्या, अगर हिंदी मीडियम का वर्जन लेते हो तो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, और ऑप्शन भी दोनों में आएंगे, सिर्फ एक्सप्लेनेशन जो है आपका हिंदी में आएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोग यही होता है कि उनको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, और हिंदी में हो या इंग्लिश में हो एक्सप्लेनेशन समझ में आ ही जाता है, ठीक है। और ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी अमेजोन फ्लिपकार्ट पे, और ऑफलाइन भी मिल जाएगी। तो मेरे हिसाब से तो जो है पिनाकल से ये ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। इसमें एक्सप्लेनेशन प्रॉपर तरीके से दिए हैं, उसके साथ में इसमें जो है चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। और मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि आपको चैप्टर वाइज नहीं पढ़ने हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, सीधा टेक्स्ट बुक पे जाना है। टेक्स्ट बुक आपने सभी ने ले रखी होगी टेस्ट सीरीज, और उस पे जाके जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उनमें पहले रीजनिंग सॉल्व करने नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में जिन जिन टॉपिक के अंदर आप लोगों को कंटिन्यूसली प्रॉब्लम आ रही है या फिर टाइम ज़्यादा लग रहा है, उनके जो क्वेश्चन है ना यहाँ से लगा लेने हैं इस बुक से, ठीक है। क्योंकि इसमें है चैप्टर वाइज और आपको टाइम कम करना है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इसलिए आपको पूरे 50 क्वेश्चन एक साथ लगाने हैं जो आपसे पूछे जा रहे हैं। तो वो जो टाइम है ना, कम करने की जरूरत ही नहीं है, आपको टाइमर लगाओगे इतना करोगे, इससे तो अच्छा ही है सिंपल सा कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर दिए हुए हैं टेस्ट की फॉर्म में टेक्स्ट बुक पे, वो जाके लगा लो सीधा सीधा, और आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि कितना टाइम मुझे रीजनिंग में लग रहा है और मैं कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ। और टेस्ट कंप्लीट होने के बाद में उसका एनालिसिस कर लो कि ये वाले टॉपिक है जिनके क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा सा अपने सेल्फ एनालिसिस करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उसके बाद में इस वाली बुक को उठाना, जैसे मान लो नंबर सीरीज है,
उसके क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहे तो इससे सीधा नंबर सीरीज वाला चैप्टर निकालना और वो सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो ये पूरी बुक आप लोगों को नहीं लगानी है। अब देखो जीएस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि जीएस का मटेरियल बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। देखो एक तो सदाबहार बुक आप सभी ने पढ़ा है कि ल्यूसेंट, ठीक है, कि ल्यूसेंट को पढ़नी चाहिए। देखो ल्यूसेंट पढ़ सकते हो आप, लेकिन ल्यूसेंट में आप लोगों को लगता है कि ल्यूसेंट छोटी बुक है। ल्यूसेंट कोई छोटी बुक नहीं है। पहली तो ये देखना कि उसमें एक पेज के दोनों साइड लिखा होता है, ठीक है, एक पेज का डिवाइडेशन करके लिखा होगा और फिर छोटा छोटा लिखा होगा। और फिर ऐसा है भाई, ल्यूसेंट ऐसी है, ऐसे समझ लो कि आप जो है बटर को रोटी पे लगा के नहीं, सीधा बटर खा रहे हो और उसको पचाना बड़ा ही मुश्किल काम है। तो आप ल्यूसेंट पढ़ोगे, 2-3 पेज पढ़ोगे, फिर बोर हो जाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि ल्यूसेंट से क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन तो आते हैं आज भी ल्यूसेंट से, लेकिन इसको पढ़ना थोड़ा सा बड़ा ही मुश्किल काम है भाई। तो आप लोग अगर ल्यूसेंट पहले से पढ़ रहे हो तो आपको दूसरी बुक कोई परचेज करने की जरूरत नहीं है। आप भरोसा रखो, इसमें से क्वेश्चन आएंगे और वो पढ़ते रहो। और अगर आप लेटेस्ट अगर खरीदना चाहते हो तो फिर आपके पास में दूसरा भी ऑप्शन है, और उसमें बहुत सारे ऑप्शन है। देखो मनोहर पांडे, ठीक है, मनोहर पांडे की बुक आती है जीएस की, और इसमें 3 बुक आती है औकात के हिसाब से। अगर आपके पास में टाइम कम है तो छोटी बुक खरीदो, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा है तो 20 वाला एडिशन खरीदो, ठीक है। और अगर बहुत ही ज़्यादा टाइम है, आप लोग जो है 1 साल तक तैयारी करने वाले हैं जीएस की, तो मोटी वाली बुक खरीद लो, ठीक है। तो ये वाली जो बुक आती है, ठीक है, एक ये वाली आती है और एक ये वाली। इसकी कीमत तो इन्होंने लिखी है 35 रुपये, लेकिन ये 20 से 25 में मिल जाएगी। इसकी लिखी है 120 रुपये, और ये वाली जो थोड़ी सी महंगी है 195 के आसपास आती है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए, पैसों के हिसाब से इनका वॉल्यूम भी है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। देखो अक्सर आपको बोलते हैं 35 वाली बुक खरीद लो और इससे आपका काम बन जाएगा। आप खरीद लो, पढ़ लो, उसके बाद क्वेश्चन लगाओ, फिर समझ में आ जाए कितने क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। आप 15 से ऊपर क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे अगर इस बुक को पढ़ा आपने, तो पक्की बात है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम मटेरियल दिया हुआ है। जब आप बुक खरीदने जाओ ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑफलाइन ये बुक खरीदना और तीनों बुक को अच्छे से देख लेना। 195 वाली बुक देख के आप वैसे ही रख दोगे कि यार ये तो बहुत बड़ी, ये मेरे से नहीं पढ़ी जाएगी। ये 35 वाली देखोगे, आपको दिखने में बहुत छोटी सी लगेगी, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कोई एक चैप्टर उठाना और उसमें देखना कितना से लिखा हुआ है। 1 पेज 2 पेज से ज़्यादा नहीं मिलेंगे पर्टिकुलर चैप्टर में। तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है ये, ठीक है। और आजकल इससे काम नहीं चलता। इससे काम तब चलता था जब एसएससी जेईई की कट ऑफ जो है जनरल की 100 के आसपास होती थी। 40-45 तो आपके रीजनिंग में ले आते थे, और उसके बाद 60 नंबर आपके टेक्निकल में ले आते थे, और 10-15 नंबर का लीड करना होता था, तो वो आपके जीएस में लाने होते थे। तो इसलिए बस थोड़ा सा पढ़ लेते थे, लेकिन अब आपको ये नहीं पढ़नी है। मैं बोलूँगा आप ये वाली बुक ले, 120 वाली है, जो बिल्कुल बीच की है, ना ज़्यादा छोटी है ना ज़्यादा बड़ी है, ये वाली बुक ले लो, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, इस बुक में स्टार्टिंग में क्या होगा, आपको करंट अफेयर्स दिए होंगे, उनमें टाइम वेस्ट नहीं करना। करंट अफेयर्स आपको डिटेल से जब पढ़ लोगे ना, तो इस बुक के करंट अफेयर्स पढ़ने की आपको बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो स्टार्टिंग के जो 20-30 पेज है ना, वो तो सीधा स्किप करना, और उसके बाद में जिस तरीके से मैंने सिलेबस डिस्कस किया उस हिसाब से पढ़ लेना। और जो सिलेबस मैंने यहाँ पे डिस्कस किया ना, एग्जैक्टली वही चैप्टर्स के नाम इस बुक में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि यार ये चैप्टर कहाँ पे है, किस तरीके से। सीधा इंडेक्स देखो, उस पेज पे जाओ और पढ़ लो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। तो ये वाली बुक बहुत ही अच्छी बुक है मेरे हिसाब से। बाकी ल्यूसेंट अगर आपके पास में है तो ज़्यादा पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो ये बात आपकी जीएस की होगी, ठीक है। और ये पिनाकल मैंने बताई थी, ठीक है, कि या तो वाईसीटी के ले लो यूथ पब्लिकेशन, या फिर पिनाकल की ले लो। पिनाकल की देखो प्रीवियस ईयर के जनरल स्टडीज के क्वेश्चन आते हैं, वो भी आप लोगों के टीसीएस वाले, ठीक है। टीसीएस वाले जो क्वेश्चन है वही आप लोगों को देखने हैं, ठीक है। तो आप जो है थ्योरी के साथ में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लगाना चाहते हो, तो उसके बाद अंदर भी आपके 2 ऑप्शन है, या तो पिनाकल की ले लो या फिर वाईसीटी ले लो, और यही 2 ऑप्शन आपके पास में रीजनिंग में है। देखो मार्केट में बुक तो बहुत सारी अवेलेबल है, जैसे किरण पब्लिकेशन की बुक भी बहुत फेमस होती है, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम क्या रही ना, किरण पब्लिकेशन वाली बुक जो है ना टीसीएस के पैटर्न पे नहीं है। उसमें स्टार्टिंग से लेके और अभी तक जितने भी पेपर है ना, वो सारे मिलेंगे, ठीक है। उसमें पर्टिकुलरली टीसीएस के पेपर आप लोगों को नहीं मिलेंगे, और आपको लगाने टीसीएस के। इसलिए किरण पब्लिकेशन की बुक अच्छी तो है, लेकिन वो बहुत बड़ी है और आपके काम की नहीं है, आपके पास में इतना टाइम नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पे किरण पब्लिकेशन की बुक का नाम नहीं लिखा, और अरिहंत का नाम भी यहाँ पे नहीं लिखा, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। मैंने जो बुक बताई है मेरे हिसाब से तो सोच समझ के बताइए। बाकी आप लोग अगर पहले से कोई बुक रख रखी है तो वो पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को मेनली तो प्रैक्टिस ही करनी है, ठीक है। और प्रैक्टिस में तो सारी बुक में वही क्वेश्चन है जो पूछे गए, और क्वेश्चन तो सेम ही पूछे गए होंगे सब जगह। तो ऐसी बात है भाई। तो इस तरीके से अपना ये वीडियो यहाँ पे पूरा दी एंड हो जाता है। अब अपना एक टेक्निकल का वीडियो हो रहा है, वो भी आएगा, और जो इससे पहले एक वीडियो आ चुका है, ठीक है, एसएससी जेईई की स्ट्रेटेजी का पहले वीडियो आ गया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वीडियो बनाने में थोड़ा सा डिले हो गया, ठीक है, मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो उसके लिए भाई आप लोग थोड़ा सा बुरा मत मानना। बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।